जो पैसा आपके खाते से निकल जाएगा वो लग जाएगा तो पड़ा रहेगा तो आप उसके फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम कर रहा है। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों के लिए आपको उधार लेना चाहिए। तो अगर आपकी नौकरी जाए और आपकी नींद न उड़े क्योंकि आप इतना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं, तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। और इस सीरीज़ में आपके निवेश और आपकी बचत से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है धीरेन्द्र आपका। धन्यवाद आपका। और आज स्वतंत्रता दिवस के इस विशेषांक में आज का बड़ा सवाल ये कि क्या आप वाकई आज़ाद हैं या फिर आपकी महीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा EMI में चला जाता है। तो कैसे EMI के बंधन से मुक्त होने की दिशा में आप कदम बढ़ा सकते हैं, आज इसी पे बात करेंगे। सर, पहला सवाल, ये EMI की लत लोगों को लगती क्यों है? क्योंकि बड़ी आसानी से उपलब्ध है जी। आप कोई 50,000 रुपये का चीज़ देखने जाइए तो आप देखते रहिएगा तो कोई आके बोलेगा कि ये इसका दाम 50,000 रुपये नहीं है, ये 5,000 रुपये महीना है और तुरंत वो अफोर्डेबल हो जाता है और इसमें मज़ा भी आता है। आपको लगता है, आपको अचीवर का सेंस होता है कि आप एक हाई वैल्यू का चीज़ खरीद के ले जा रहे हैं। लोग खुश होंगे, परिवार में लोग खुश होंगे, पड़ोसी भी देखेगा कि हाँ आप कुछ बढ़िया चीज़ लाए हैं, आप सक्सेसफुल हैं। और इस बीच में हम भूल जाते हैं कि ये हमारे भविष्य की आमदनी को आप मॉर्गेज कर रहे हैं। इसका खर्चा कितना है, असल में ये किस दाम का है। मैं अक्सर देखता हूँ कि वैल्यू रिसर्च में जब लोग काम करने आते हैं और बहुत सारे लोग अपनी नौकरी की शुरुआत करते हैं जी, और पहली दूसरी कमाई से, तनख्वाह से लोग जाके आईफोन ख़रीदते हैं और उनको आईफोन का दाम नहीं पता होता है। उन्हें आईफोन का दाम केवल EMI में पता होता है और कई बार उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ये 2 साल का EMI है कि 3 साल का EMI है। तो ये जो कैमोफ्लेज, ये जो छुप जाता है कि असल में इसका दाम कितना है, असल में आपका क्या खर्च है, लेकिन जो ग्रेटिफिकेशन है, जो तुरंत जो मज़ा आता है खरीदने का और उसका आनंद लेने का या दिखाने का, वो तो तुरंत आना शुरू हो गया। तो आप वो भविष्य वाली चीज़ों को डेफर कर देते हैं कि आगे के आगे देखेंगे, अभी तो मज़ा आ रहा है। और ये स्टेटस सिंबल, सोसाइटल इम्प्रेशन क्रिएट करने में भी मदद करता है। और इसका प्राइमरी यही है कि आपको मज़ा आता है और बड़ी आसानी से उपलब्ध है, और इससे बचना आपकी जिम्मेवारी है। कैसे बच सकते हैं इससे? आपने कहा बचना जिम्मेदारी है, लेकिन बचना खुद ही है, तो कैसे बचना चाहिए इससे? दाम के बारे में समझिए, बेसिक अरिथमेटिक समझिए कि आप अगर आज खरीद रहे हैं तो इसका क्या दाम है जी। और आप जब ये पैसा इकट्ठा कर लेंगे जी, अगर एक रिवर्स EMI के बारे में सोचें कि अगर आपको 50,000 रुपये का चीज़ खरीदना है और 50,000 आपके पास नहीं है, और उस 50,000 के चीज़ को जब आप खरीदेंगे तो क्या आप 8 महीने के बाद उस पैसे को इकट्ठा करके खरीद पाएंगे? क्या आपका ब्याज बच पाएगा? और उस समय, और आपको थोड़ा समय भी मिल जाएगा ये सोचने में। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों के लिए आपको उधार लेना चाहिए जी, जिससे आपकी रोज़मर्रा, जैसे पढ़ाई के लिए आपको उधार लेना चाहिए अगर उसकी वजह से आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। आपको शायद मकान के लिए भी लोन लेना चाहिए अगर उसकी वजह से आप मकान ले पाएंगे और किराया बच पाएगा और वो मकान आपके फ्रेमवर्क में है 1/3 आमदनी से उसका EMI का, क्योंकि आप एक प्रोडक्टिव एसेट ले रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं जी, वो क्या प्रोडक्टिव है, आपके प्रोडक्टिविटी में खर्च करेगा या ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपको देखना चाहिए कि ये दाम उचित है। और अगर आप ये सोचने लग जाते हैं, और दूसरा एक तरीका है कि अपने बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए। आप जैसे आमदनी आती, जैसे आपका तनख्वाह आता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितने खर्चे की ज़रूरत होगी और बाकी पैसे को आप SIP सेटअप कर दीजिए। वो आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट हो गया जी। जो पैसा आपके खाते से निकल जाएगा वो लग जाएगा तो पड़ा रहेगा तो आप उसके फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। अच्छा सर, EMI के चक्कर में अगर आप फंसे ही हुए हैं तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने सारे जो लिए हुए लोन हैं जिस पे आप EMI देते हैं उसका लिस्ट बनाइए और देखिए कि आपका खर्चा कितना है, आप इस पे हर एक पे ब्याज कितना लगता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे जो आपका लोन लिया हुआ है वो सबसे महंगा होगा, 36%, 40% सालाना ब्याज लगता है। दुनिया का कोई भी ऐसा लोन नहीं है, जो कोई भी ऐसा निवेश नहीं है जो उस तरह का रिटर्न जनरेट कर पाए। तो सबसे पहले तो उससे जान छुड़ाइए। उसके लिए तो अगर अपने परिवार वालों से पैसा ले करके अगर उसको रीपे करना पड़े तो ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे निकल ही नहीं पाएंगे जी। अगर आपका, और
क्योंकि जब तक आप उसका ब्याज पे करेंगे तब तक फिर से वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले उससे जान छुड़ाइए, सबसे महंगे लोन से। आपका केवल एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन एक ऐसा चीज़ है जिसका आपको प्रावधान करना चाहिए अपने महीने के आमदनी में से आप जी, क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए एक निवेश था जिसकी कि आप भरपाई कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी खर्चे वाला चीज़ जो है, जो कि डिप्रिशिएट करता है, वो आपका अप्रिशिएटिंग एसेट है। आपके करियर में इन्वेस्ट हुआ आपके पढ़ाई का लोन जो कि बढ़ रहा है जी, मकान आपने खरीदा, किराया बच रहा है और मकान का दाम शायद बढ़ रहा हो, लेकिन बाकी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको सुविधा देगा और वो डिप्रिशिएट करेगा। तो आप देखिए कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके अलावा जो इम्पल्सिव चीज़ है, जो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए लेना होता है, वो मत लीजिए। ये पहला स्टेप है आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में। अच्छा सर, सबसे आखिर में वित्तीय आज़ादी, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये है क्या? इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर बहुत समरीली मुझे बताना हो, बहुत ब्रीफली अगर मुझे बताना हो, तो अगर आपकी नौकरी जाए और आपकी नींद न उड़े क्योंकि आप इतना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं जी, तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। आपको मेंटल आज़ादी हो जाती है कि आप जो आपकी इच्छा हो वो कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि कल नौकरी छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास आप इतने सक्षम हैं, और ये जो आप सक्षम हैं ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके खर्चे कैसे हैं, आपके खर्चों की आदत क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, और आपके पास साधन क्या क्या है। क्या वो साधन इस तरह से लगा हुआ है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको आसानी से उसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। धन्यवाद आपका धीरेन्द्र। और मुझे लगता है आपकी दी हुई ये जानकारी लोगों को EMI मुक्त जीवन जीने की राह में एक कदम बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित। जी हाँ, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आपका पहला कदम भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और ये भी उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके निवेश की प्लानिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इस एपिसोड का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए। अपना कोई प्रश्न है अपने निवेश से जुड़ा हुआ तो वो हमें लिख के ज़रूर भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।